किसान किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानिए। मैं बताता हूं आपको किसान किसे कहते हैं, आप नहीं जानते। सभी मुद्दों को देश की जनता के सामने बताएंगे कि जो सरकार कह रही हो कोई झूठ है, मंडियां टूट जाएंगी। जो सरकार चाहती है मंडी के सामने प्राइवेट मंडी लाना, उसके कितने अवगुण हैं और उससे मंडियां किस तरह टूट जाएंगी, सारी की सारी बातें हमने रखी। सबसे पहले हमने एपीएमसी एक्ट, जिसको मंडी एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर डिबेट लगाई, पूरे देश के अंदर बताया कि अगर हम इन कानूनों को स्वीकार करते हैं, इस देश के अंदर मंडियां नहीं रहेंगी, कि हर किसान को पता चले इनमें खामियां क्या है जो किसान को मारेंगे, एमएसपी पे करेंगे। उसके बाद जो आज मोदी सरकार के अंदर लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ है, लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त कर दिया, दिखाने का लोकतंत्र, वोट के नाम पर आकर के तानाशाही लोग करते हैं। पूरी की पूरी एजेंसियों के ऊपर इन्होंने काबू कर दिया, यहां तक कि देशद्रोह तक के मुकदमे लगा करके ये किसानों के ऊपर लगाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश भी मानते हैं कि ये धारा अब लगनी ही नहीं चाहिए, टूट जानी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल मात्र आंदोलनकारियों को दबाने के लिए, विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। इस किस्म के जो बयान आ रहे हैं उनको एक्सपोज करने के लिए, किसानों को, पूरे देश के किसानों के सामने सच्चाई लाने के लिए हमने जनसंसद लगाई। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि देश के अंदर साथ भारत सरकार झूठ बोल रही है। प्रधान जी, आप दिल्ली से आए हो, क्या मुख्य कारण रहा कर पाए हो आप? एक आपका जो मकान देखे उसकी कड़ी टूट रही है। भाई गरीब आदमी गलनी में बढ़िया कर, मैं छोटा किसान, ये सच्चाई है। जब मैं स्टेज पे बोलता हूं या मेरा नाम को देख करके बहुत से साथी एक भ्रम पाड़ ले, बड़ा सरमाएदार आदमी होगा, लेकिन सच्चाई अलग है कुछ। मैं एक छोटा किसान हूं और एक 20-25 साल पुराना बढ़िया कमरा था, सफेद दही कड़ी चढ़ रही थी, जड़ मवा गई टूट, सारा मकान खराब ना हुआ, इसलिए मैं वह बदलन आया हूँ। उसमें 2 गाटरी पत्थर चढ़ा के जाऊंगा, 1-2 दिन मैंने उसमें लगेगा। सच्चाई यह है, इसलिए आया हूँ भाई। मेरा प्लाट में ही पानी भर गया था, वो भी थोड़ा सा फिर ऐसा द गजब हरियाणा हलचल और साथ में द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे दर्शकों ने मजीद कोत किया। आज भाई किसान नेता सुरेश कोथ जी के पास हैं और जब अभी मौजूदा हालात हैं, किसान आंदोलन को 8 महीने हो चुके हैं, तो क्या कुछ चल रहा है और संसद भी लग रही है, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो ली, तो सारी बात पूछांगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, जो किसान ये संसद चल रही है, ये कब से कब तक चलेगी? देखिए, किसान संसद हमारी हमने 22 तारीख से शुरू की और ये लगातार हमारी 9 तारीख तक की घोषणा है। अच्छा, वैसे तो 13 तारीख तक हम चलाना चाहते हैं, मगर अभी तक 9 तारीख तक की हमने घोषणा करी है। हो सकता है 3-4 दिन आगे भी हम इसको ले जाएं। और किस किस विषय पे बात हो चुकी है? किसान संसद का हमारा जो मकसद था, हम संसद के सामने जाना चाहते थे और संसद के सामने जाकर के हमारे जो विषय थे उनको फोकस करने के लिए, उनको जो हमारे चुने हुए सांसद उनको बताने के लिए हम संसद के सामने जाना चाहते थे। मगर सरकार ने हमारे को रोक दिया और रोकने के बाद हमने ये अपनी जंतर मंतर पर किसान संसद लगानी शुरू कर दी। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि देश के अंदर साथ भारत सरकार झूठ बोल रही है। वो कहती है ये कानून किसानों के हित पे है, हमने जो एक कानून लेके आए किसानों का बड़ा भला कर देंगे, और हम किसानों को, प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। इस किस्म के जो बयान आ रहे हैं उनको एक्सपोज करने के लिए, किसानों को, पूरे देश के किसानों के सामने सच्चाई लाने के लिए हमने जनसंसद लगाई और किसान संसद लगाई है। अच्छा, और रही बात मुद्दे डिस्कस करने की, सबसे पहले हमने एपीएमसी एक्ट, जिसको मंडी एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर डिबेट लगाई, पूरे देश के अंदर बताया कि अगर हम इन कानूनों को स्वीकार करते हैं, इस देश के अंदर मंडियां नहीं रहेंगी, मंडियां टूट जाएंगी। जो सरकार चाहती है मंडी के सामने प्राइवेट मंडी लाना, उसके कितने अवगुण हैं और उससे मंडियां किस तरह टूट जाएंगी, सारी की सारी बातें हमने रखी। किसान को किस तरह नुकसान होगा ये भी हमने उसके अंदर रखा। उसके बाद
हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के ऊपर चर्चा महिला संसद लगी, उसके ऊपर हुई। अब 2 दिन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे चल रही है। उसके बाद हम एमएसपी के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी मुद्दों को देश की जनता के सामने बताएंगे कि जो सरकार कह रही है वो कोरी झूठ है, और हम हर मुद्दे के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि देखिए, मंडी के ऊपर हम बोले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बोले, एमएसपी की मैं आपको बता दूं, एमएसपी मात्र 6% किसानों को मिलता है। 23 फसलों का घोषित होता है और मात्र 6% किसानों को मिलता है। हमने हर चीज को हाईलाइट करने के लिए, देखो किसान को किसान ही नहीं समझ रही। पहली बात तो मोदी सरकार की एक बहुत मोटी कमी है, वो किसान को किसान नहीं मानती। छोटा किसान, बड़ा किसान, बिचला किसान, सब्जी पैदा करने वाला किसान, अब मोटा अनाज पैदा करने वाला किसान, दूध का उत्पादन करने वाला किसान, इनके सबको अलग अलग कर रहे। मैं कहता हूँ मोदी जी आप भ्रम कर रहे हैं। सबसे पहले आप किसान की परिभाषा समझिए, किसान किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानिए। मैं बताता हूँ आपको किसान किसे कहते हैं, आप नहीं जानते कि साहब भूमि, जल, वायु की सहायता से किसी भी तरह के उत्पादन करने वाले को किसान कहा जाता है। चाहे वो मोटा अनाज का करने वाला हो, चाहे सब्जी का उत्पादन करने वाला हो, चाहे फ्रूट का उत्पादन करने वाला हो, चाहे भेड़ बकरी पाल करके अपना ऊन का उत्पादन करने वाला हो, चाहे मच्छी मुर्गे पाल करके मीट का उत्पादन करता हो, चाहे दूध का उत्पादन करता हो, चाहे मसाले का उत्पादन करता हो, चाहे लकड़ी का उत्पादन करता हो, ये सभी किसान की कैटेगरी में आते हैं। मोदी जी भ्रम में मत रहिए, हमें पता है ओपन मार्केट किसे कहते हैं, ओपन मार्केट के नुकसान का ही पता है, ओपन मार्केट के हमने भले का ही पता है। लोगों को मूर्ख मत बनाइए, हमें सभी बातों की जानकारी, इन्हीं बातों को बताने के लिए, पूरे देश के किसानों को बताने के लिए हम ये जन संसद लगा रहे हैं, किसान संसद लगा रहे हैं। प्रधान जी, जो किसान संसद चल रही है, इसमें मुद्दे क्या बाकी रहे अभी? देखिए, जब तक हमारे सबसे पहला तो हमारा मकसद रहा है तीनों कानूनों पर हम लंबी बहस करें कि हर किसान को पता चले इनमें खामियां क्या है जो किसान को मारेगी। एमएसपी पे करें। उसके बाद जो आज मोदी सरकार के अंदर लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ है, लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त कर दिया, दिखाने का लोकतंत्र है। वोट के नाम पर आकर के तानाशाही लोग करते हैं। पूरी की पूरी एजेंसियों के ऊपर इन्होंने काबू कर दिया, यहाँ तक कि देशद्रोह तक के मुकदमे लगा करके ये किसानों के ऊपर लगाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश भी मानते हैं कि ये धारा अब लगनी ही नहीं चाहिए, टूट जानी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल मात्र आंदोलनकारियों को दबाने के लिए, विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात, संविधान को बचाने की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी डिबेट हम वो करेंगे। क्योंकि संविधान के अंदर हमारे को अधिकार दिया गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, मगर हालात क्या है? क्या दिल्ली किसान की राजधानी नहीं है? जब किसान दिल्ली अपनी बात रखने जाता है, उसको जेल बना दिया जाता है, उसको पूरा कैप्चर कर लिया जाता है, आरएएफ लगा दी जाती है, उसके सेना लगा दी जाती है, पुलिस लगा दी जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, 22 तारीख को मेरा नंबर पड़ा था वहाँ किसान सांसद में जाने के लिए। मैं भी एक किसानों की तरफ से सांसद था हिसार के का, तो वहाँ जाने का मेरे को भी अवसर मिला था। हम 200 लोग गए थे और 25,000 पुलिस वालों को, आरएएफ वालों की ड्यूटी थी। पता करिए कि कितना गुणा करके देखिए, 200 किसान, 25,000 पुलिस वाले, हर 20 मीटर के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा है, सिंगू बॉर्डर से लेकर के जंतर मंतर तक। और इतना जबरदस्त उसको जेल बना रखा, जहां संसद बना रहे हम, वहां एक बार तो मीडिया को भी नहीं घुसने दिया था। बिल्कुल सारा प्रजातंत्र को कैप्चर कर लिया गया है, संविधान की हत्या कर दी गई है। अगर इनके खिलाफ बोलता है मोदी जी, अपने प्रचार के लिए 6,700 करोड़ रुपया अपने प्रचार पे लगाते हैं, अपने प्रचार पे खुद को प्रमोट करने के लिए। और एक पोस्टर अगर कोई लगा देता है, कोरोना का मामला चला हुआ था, एक पोस्टर आया दिल्ली के अंदर, उसमें लिख दिया गया, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने क्यों बेची? मोदी उससे पता कितना डर गया, 25 आदमियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोदी सवाल पूछने वालों से डरता है। प्रजातंत्र तो ये नहीं होता ना, प्रजातंत्र में तो अधिकार है, उसका अधिकार था पूछना, क्यों दे रहे हैं आप वैक्सीन? जब हम अपने देश के नागरिक को वैक्सीन नहीं दे पा रहे तो अब विदेश में क्यों भेज रहे हैं? उसका अधिकार था पूछने वाले का, मगर नहीं, क्योंकि संविधान ने जो अधिकार दिया वो हमारे छीन लिए गए हैं। इसलिए हम संविधान भी बचाना चाहते हैं, प्रजातंत्र भी लागू करना चाहते हैं। और ये जो एक विचारधारा को धार्मिक रूप दे करके इस देश का को नुकसान पहुंचा रहे, एक समय आया था
देश गुलाम था। मुस्लिम लीग बना करके जिन्ना ने धार्मिक नारे लगा करके इस देश के अंदर कट्टरता फैला करके इस देश के टुकड़े किए थे। आज हम ये नहीं होने देंगे। वो मुस्लिम करके देश के टुकड़े करे थे, ये हिंदुत्व करके देश के टुकड़े करना चाहते हैं। हम ये होने नहीं देंगे। ये देश सबका है, ना किसी जाति का ना किसी धर्म का है। ये देश सबका और सब मिलकर के इसका विकास करेंगे। आपकी ज़्यादा दने हम चलने नहीं देंगे। प्रधान जी, जो ये संसद चल रही किसान संसद है, तो सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? सरकार के ऊपर फर्क की बात मैं बताऊं, मात्र एक छोटे से पोस्टर से सरकार डरेगी। जन संसद है, किसान संसद से मोदी इतना डरा हुआ है कि आज के दिन उसके वो जवाब नहीं दे पा रहा। किसान जो सवाल करते हैं उनका कोई जवाब उसके पास नहीं होता, और वो जो जवाब कर रहे हैं उनके हर सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। हमारे ट्रैलियों में भी आग लगवा दी, इतना डरा हुआ है। 2 ट्रैलियां जलवा दी गई हमारी। मोदी तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ इससे, हमें पता है सारी बातों को। और आगे आने वाले टाइम में इसका एक सबके सामने जब सच्चाई सामने आएगी ना, तो ये भी पता चलेगा कि असल सांसद कौन है और नकल सांसद कौन है। किसान सांसद के अंदर हर प्रजातांत्रिक मुद्दे उठते हैं, और प्रजातांत्रिक तरीके से हर वहाँ जो सांसद बन के जाता है उसको बोलने का अधिकार है, वो बोल सकता है। मगर संसद के अंदर काम कितना होता है? जो लोग पूरा का पूरा विपक्ष तख्तियां उठाए खड़ा है, मगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। सरकार किसानों के मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार नहीं। सरकार जो विपक्ष जासूसी के ऊपर बहस करवाना चाहता है, जासूसी के ऊपर इंक्वायरी करवाना चाहता है, जो एक प्रजातांत्रिक उनका अधिकार भी है, क्योंकि उनकी जासूसी की गई है। जजों की जासूसी होती है, विपक्ष के नेताओं की जासूसी होती है। ये इतने गिर चुके हैं, इतने इससे पहले कोई इतनी सरकार गिरी नहीं थी जितना मोदी गिर चुका है। ये सारे के सारे मुद्दे एक्सपोज हो रहे हैं किसान संसद में। प्रधान जी, जैसे 22 में यूपी में इलेक्शन है, तो यूपी मिशन है जो 22 में, तो किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हमने पहले चलाया था बंगाल मिशन। हमने बंगाल में लगभग 300 रैलियां करी। मोदी हमारे से कई महीने पहले चला हुआ था, मगर इतनी वो भी नहीं कर पाया। रैली तो उन्होंने भी खूब करी, मगर इतनी नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो किसानों का जो जत्था है बहुत बड़ा जत्था है। मोदी समझ नहीं पा रहे इसका। हमने जब एक बार एक पूरे बंगाल में बम्बार्टमेंट करी तो लगभग 300 रैलियां किसान नेताओं ने करी वहां जाकर। हर नेता ने 2-2, 3-3 रैली संबोधित करी। मैं खुद 2 रैलियां संबोधित करके आया था। और पूरे बंगाल के अंदर हमने एक सवाल उठाया जा करके, वहाँ के किसानों से पूछा, क्या साथियों आप MSP लेना चाहते हो? क्या आप का अधिकार नहीं है? वो कहते हैं हमारा भी अधिकार है, क्योंकि बंगाल के अंदर 1400 रुपये धान बिकता था, हरियाणा और पंजाब के अंदर 1888 बिकता था। हमने कहा आप MSP लेना चाहते हो? बोले, उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा अगर आप चाहते हो कि किसान को MSP मिले, पश्चिमी बंगाल की मंडी में मिले, हमारी मंडियां विकसित हों, तो आप किसानों के मुद्दों के साथ सबसे पहले तो इस बीजेपी को मारिए, जो पूरे देश के किसानों की गर्दन मात्र कुछ पूंजीपतियों को हाथ में देना चाहती है। और उस मुद्दे के तहत हमने पश्चिम बंगाल का मिशन में कामयाब हुए। अब यही मिशन हमारा उत्तर प्रदेश में हुआ। पश्चिमी बंगाल में तो हमारी भाषा नहीं समझी जाती थी। उत्तर प्रदेश तो वो स्टेट है जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हमारी भाषा समझी जाती है, हमारा भाईचारा है, उसके तो हर किसान को समझाने में सक्षम है। हम मोदी को मिशन उत्तर प्रदेश ये है कि हम मोदी को हराएंगे, योगी को हराएंगे, अगर वो हमारी बात नहीं मानता। अगर किसानों के साथ वो बात मान जाता, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं, कौन हारता कौन जीतता। प्रधान जी, जैसे गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने एक बात रखी थी कि मिशन पंजाब, तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन गुरनाम सिंह चड्ढूनी को सस्पेंड कर दिया था। क्या ऐसी वजह रही है जो सस्पेंड करना पड़ा? देखिए, ये हालात पैदा होते हैं अपने आप। जो हमारी स्टेजें चल रही हैं, पंजाब के जितने किसान हैं वो उन स्टेजों के ऊपर एक ही भाषा बोलते हैं। वो कांग्रेस को भी गाली देते हैं, वो अकालियों को भी गाली देते हैं, वो आम आदमी पार्टी को भी गाली देते। 3 ही मुख्य पार्टियां, वो सबको कहते हैं हमारा सत्यानाश कर दिया, हमारे को खा गए, हमारे पंजाब का ये कर दिया, वो कर दिया, नुकसान कर दिया उन्होंने। इस तरह की भाषा हर पंजाब का किसान बोलता है। आज पंजाब का किसान पूरी तरह खाली है, किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। गुरनाम सिंह ने एक विचार दे दिया, भाई
अगर ये हालात हैं तो क्यों न किसान ही खुद फ्रंट की राजनीति में आ जाए और एक मॉडल पेश करा पूरे देश के सामने कि किसान भी राजनीति में आ सकता है और वो किसान और मजदूर मिलकर के इस तरह की राजनीति कर सकते हैं, वो देश का के किसान और मजदूरों का भला कर सकते हैं। मगर पंजाब के नेताओं का वो बात चुभगी, वो न्यू चुभगी। वो नेता चाहते थे कि हम ये बात कहे, गुरुनाम ने क्यों कही, सिर्फ इतना ही फर्क था। अच्छा, घना फर्क नहीं था। राजनीति उनमें भी करने का यहाँ जी करे है, लेकिन गुरुनाम गला उनका थोड़ा सा ज़्यादा खिंचाई रहे, आपस में खिंची है। संयुक्त मोर्चा देखिए ये तो होता है नेताओं में ऊपर नीचे, बड़ा परिवार है, कोई गर्म सोचने वाला कोई नरम सोचने वाला है, ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज पंजाब में बिल्कुल खालीपन है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, ना किसान और ना मजदूर। उन्होंने विचार दे दिया, पंजाब के लोग खिंच गए, उन्होंने उसका एक हफ्ता बैन कर दिया। उसके बैन करने के बाद आज भी इकट्ठे हैं, आज भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कह दिया ठीक है ये मेरा विचार था भाई, तो हमने अच्छा नहीं लग गया तो मर्जी तारी, ये बात थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। प्रधान जी आप दिल्ली से आए हो, क्या मुख्य कारण रहा अगर पाए हो आप? एक आपका जो मकान देखे उसकी कड़ी टूट रही है भाई गरीब आदमी गलनी में बनया करे। मैं छोटा किसान हूँ, ये सच्चाई है। जब मैं स्टेज पे बोलता हूँ या मेरा नाम को देख करके बहुत से साथी एक भ्रम पाड़ ले बड़ा सरमाएदार आदमी होगा, लेकिन सच्चाई अलग है कुछ। मैं एक छोटा किसान हूँ और एक 20-25 साल पुराना बनया कमरा था, सफ़ेद दही कड़ी चढ़ रही थी, जड़ में वह गई टूट, सारा मकान ख़राब ना हुआ, इसलिए मैं वह बदलन आया हूँ। उसमें 2 गाटरी पत्थर चढ़ा के जाऊंगा, 1-2 दिन मैंने उसमें लगेगा। सच्चाई यह है, इसलिए आया हूँ भाई। मेरा प्लाट में ही पानी भर गया था, वो भी थोड़ा सा फिर ऐसा काटा है, तो ये सच्चाई है। कोई फिर इसमें कोई लुकाने की बात नहीं, मैंने कदे लुकोई भी नहीं, मैं लुकोई भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा इधर परमात्मा ही मर्जी है, कौन गरीब के घर में पैदा हुआ कौन अमीर के। लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता, लड़ता हूँ। ये स्वीकार नहीं करता कि मैं पूरी जिंदगी इसी परिवेश में रहूँगा। मैं हालातों के साथ लड़ने में विश्वास रखता हूँ। मैं ये विश्वास रखता हूँ ठीक है हम उसमें, लेकिन हम गुलाम नहीं हैं, हम लड़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करेंगे। हम अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के तहत हर आवाज़ उठाएंगे। संगठन चलाना हमारी अधिकार है हमारा, और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबी अमीरी इसमें कहीं आड़े नहीं आती। प्रधान जी आपने एक नए सिरे से एक संगठन बनाया, आप उसके अध्यक्ष चुने गए हो, तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी ये आपने संगठन बनाना पड़ा? देखिए संगठन तो हमारा 2013 से चल रहा है। अच्छा, अब लगभग 5-6 महीने से वो भंग था, क्योंकि हम संगठन में रिव्यू करते हैं, एक समीक्षा होती है। अच्छा काम किया वो प्रमोट कर दिया, थोड़ा सा कमज़ोर काम नहीं कर पाया, क्योंकि सामाजिक संगठन इसमें कोई तनख्वाह तो है को नहीं। जो अच्छा काम का ज़्यादा समय दे पाता वो प्रमोट हो जाता है, जो समय नहीं दे पाता उसको कह दिया जाता है बिना पद काम कर ले, तो वो उसका मैं अध्यक्ष चुना गया था। अच्छा। लेकिन अब हमने उस संगठन का भी नाम चेंज कर दिया। उसका संगठन का नाम चेंज करने के पीछे भी एक बड़ा लॉजिक रहा है। क्या कारण था ये? कहाँ कारण ये रहा, हम मतलब किसानों का संगठन चलाते थे और 8 महीने से हम आंदोलन में बैठे, और आंदोलन में किसान भी बैठे और मजदूर भी बैठे। हरियाणा की जो परिस्थिति है, हमने एक बड़ा बहुत से साथियों ने मिलकर देखा कि हरियाणा सरकार झुक क्यों नहीं रही भाई, जो पूरी जनता बैठी है। तो हरियाणा सरकार को गलत फीड दे रखा है। हरियाणा सरकार को ये फीड दे दिया अफसरों ने कि ये आंदोलन तो किसी जाति से बंधा हुआ है, मात्र किसान बैठा है। तो हमने पूरी तरह एक ये विचार के तहत देखा भाई हाँ वास्तव में भ्रमित है सरकार। हमने इस संगठन में पहला हमारा सिर्फ किसानों का संगठन था, अब उसमें मजदूर भी जोड़ा गया और मजदूरों के बहुत से नेताओं को भी हमने इनवाइट किया है। अब हमारे संगठन का, पहले हमारे संगठन का नाम होता था भारतीय किसान संघर्ष समिति, अब हमारे संगठन का नाम बदल के हमने कर दिया भारतीय किसान मजदूर यूनियन। तो
इसलिए वो हमने किया है कि हम ये भाईचारे में जो खिंचाई चल रही है, जो सरकार सोचती है, उसके खिलाफ हम सारा समाज मिल के लड़ेगा। और जातिवाद के खिलाफ भी जो जहर इस हरियाणा के अंदर राजनीतिक लोगों ने फैला रखा है, उसको भी हम समाप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। इस संगठन के तहत, इस सोच के तहत हमने इस संगठन का नाम बदला। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद जी। देखो भाई, ये थे किसान नेता सुरेश कोत है। और भाई मामेउरा पहुँचे तो ये एक कड़ी टूट रही है, कमरा था भाई उस पर लायक रहे थे ठीक करने। कोई बड़ा किसान तो खुदे को नहीं बोलता, यो खुदे इनको है, मैं एक छोटा किसान हूँ। तो आपने इसके विचार सुने, शेयर ज़रूर करिए भाई इन विचारों ने। धन्यवाद।